संयुक्त राष्ट्र के रूप में हमारा कौन सा पार्ट है आज? ये टॉपिक हमारा सेकंड ग्रेड जीए आता है पॉलिटी में, एसएसटी में, फर्स्ट ग्रेड में भी है, सीईटी में भी है, आरएस में भी है, एसआई में भी है, थानेदार है ना वहाँ पर भी है। और हमने कहाँ तक पढ़ा है? ये सेकंड ग्रेड 2023 में प्रश्न आया था, आप देख सकते हो। ये सब आपको मिलेंगे मेरे नोट्स में। ये प्रश्न भी आया था सेकंड ग्रेड में, सेकंड शिफ्ट में ही आया था। देखो कॉलेज लेक्चरर में भी ये टॉपिक है, इसलिए 2014 और 2016 में 2 बार ये रिपीट हुआ है। ये सेकंड ग्रेड का आया हुआ है प्रश्न, देख सकते हो आप 2023 में। ये भी 2019 में भी आया था संस्कृत शिक्षा विभाग में। ये एसआई में आया, मैंने कहा एसआई में भी ये सिलेबस में है। कांस्टेबल में भी है, ये देख सकते हो, ये एसआई में आया हुआ प्रश्न है। ये सेकंड ग्रेड सेकंड शिफ्ट में आया था, 2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ आया था। कल मैंने पढ़ाया था ना आपको अस्थायी के लिए कितने जो सुरक्षा परिषद मैंने कल पढ़ा दी, उसमें से देख लेना। और ये भी सुरक्षा, ये जो G4 था वो भी कल मैंने पढ़ा दिया आपको कि 6 से बढ़ाकर कितनी कब की गई। और ये G4 समूह में कौन कौन से देश शामिल है, ये 2023 में प्रश्न आया था। मैंने बता दिया कि इन्होंने मांग रखी थी किसकी, भारत को स्थायी सदस्य के रूप में जो मान्यता देने के लिए। कल का वीडियो अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। ये यूएनओ में हंसा मेहता, आप देख सकते हो। मोदी जी है जो इनकी सारी की भूमिका क्या कह रही थी, मोदी जी भी गए थे 21 में और 2022 में। ये CTBT NTB क्या है ये सब देखेंगे। देखो यहाँ से भी प्रश्न आया, इसका भाग था। ये 2023 में कैसे प्रश्न आया मैं बता दूँ अभी आपको कि ये देख सकते हो आप। इनका अध्याय पूछा गया, सुरक्षा परिषद का कौन से अध्याय में है, सदस्यता कौन से अध्याय में, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा किस में है, आर्थिक सामाजिक परिषद किस में है। तो ये सब मैंने अभी आज एक छोटा सा और बनाया, यहाँ से आया था मिलान करके। ये देखो 2023 में ये अध्याय वगैरह हैं, यहाँ से भाग हैं, ये सभी प्रश्न आया था ना। अब जो हम पढ़ेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये सेकंड ग्रेड 2023 में आया था, मैंने कहा इसके अध्याय पूछा था। अध्याय 10 आर्टिकल 61 से 71 तक है। और गठन 26 जून 1945 को हुआ था, जब इसकी स्थापना ही हुई थी। मैंने कहा 26 जून 1945 को भारत ने भी इस पर सिग्नेचर कर लिए थे। मैं आपको बता दूं, भारत ने सिग्नेचर की थी उस समय 3 लोग गए थे। कौन कौन गए थे, वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा बताऊंगी लास्ट में जो 3 लोग थे और सिग्नेचर किसने किए थे। और ये 75 वर्ष 2021 में इसके पूर्ण हुए, तभी मोदी जी वहाँ गए थे ना। मोदी जी ने अध्यक्षता की थी। तो मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री है जिन्होंने यहाँ भाषण दिया था, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने भाषण दिया था, तो आगे हम देखेंगे उसको भी। शुरुआत में 18 सदस्य थे, वर्तमान में 54 देश है। ये प्रश्न आ चुका है सेकंड ग्रेड में इसका भी। और बैठक 1 वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में होती है न्यूयॉर्क में और जुलाई में होती है जिनेवा में। किसकी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की होती है। कार्यकाल 3 वर्ष और ये एक स्थायी संस्था है। सदस्य इसके लिए 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं। 1/3 सदस्य होते हैं ना, प्रति वर्ष होते हैं। जिस हमारे राज्यसभा में 2 साल में 5-6 साल में होते हैं ना, 2/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर होते हैं। अवकाश करने वाले सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, जो यानी कि जा चुके हैं ना वो वापस आ सकते हैं इसके अंदर भी। उद्देश्य राज्यों में आर्थिक और सामाजिक कल्याण पर ध्यान देना। पहले MDG, वर्तमान में SDG 2016 से 30 तक। ये SDG मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। भारत की जो स्कोर है 17 लक्ष्य बता दिए गए हैं। भारत का कौन सा स्थान है, राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का पहला जिला कौन सा है, लास्ट जिला कौन सा है, भारत का पहला राज्य कौन सा है, लास्ट राज्य कौन सा है, और इन सारे क्रम से बताए। 17 एक वीडियो देख लेना पूरा SDG इंडेक्स, क्योंकि ये RS में भी टॉपिक आता है और ये फर्स्ट ग्रेड में भी हमारे GK टॉपिक में भी है। तो ये है ना, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, लोक बहादुर थापा, जो नेपाल के प्रधानमंत्री है ना, अरे सॉरी प्रधान लेकर नेपाल के हैं, ये प्रतिनिधि ग्रुप है। और ये अध्यक्ष हैं किसके हैं, सामाजिक आर्थिक और सामाजिक परिषद के, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अध्यक्ष हैं लोक बहादुर थापा, जो नेपाल के हैं। 25-26 में है ये। आर्थिक और सामाजिक परिषद 2 भारतीय रह चुके हैं इसके अंदर। भारत के कौन कौन से थे, रामास्वामी मुदालियर प्रथम अध्यक्ष थे भारत के। ये प्रथम व दूसरे सत्र में 1946 से 47 तक थे। वे चौथे सत्र में भी अध्यक्ष रहे थे। और दूसरे कौन थे, चिन्ह में रजनीनाथ गेहर खां, ये भी थे। ये 2 लोग थे जो भारत के थे इसके अंदर प्रतिनिधि रूप में या भारतीय रूप में ये रहे थे। और अध्यक्ष भी, अध्यक्षता नहीं की थी लेकिन ये सदस्य थे। अध्यक्ष रहे थे रामास्वामी मुदालियर और चिन्नमे रजनीनाथ। और आर्थिक सामाजिक परिषद, ये यूएनओ का प्रथम बार निषेधाधिकार का प्रयोग भी कब किया था इन्होंने, तो यूएनओ ने किया था, यानी कि निषेधाधिकार यानी कि हम नहीं मानते या नहीं मानना। ये 2023 में प्रश्न आया था।
सीरिया और लेबनान से जो विदेशी सेनाएं थी ना, उसको वापस लाने के लिए जब वोटिंग की गई तो अमेरिका ने मना कर दिया, यानी कि वीटो पावर का इन्हें प्रयोग किया था रूजवेल्ट द्वारा। यूएस के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इसका विरोध किया था कि वहां से सेनाएं वापस नहीं लाई जाए। और फरवरी 1945 में हुआ था ये पहली बार जो वीटो का प्रयोग हुआ, सीरिया व लेबनान की विदेशी सेनाओं की वापसी के लिए किया गया था। आर्थिक और सामाजिक परिषद की एजेंसियां है 17 एजेंसियां, आपको याद रखना है, लेकिन हमें ज़्यादातर ये वही याद रखना है जहां हमारा प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। तो इसमें से इतना तो प्रश्न नहीं आता हमारे यहाँ। एक तो वर्ल्ड बैंक का आता है प्रश्न, यह आता है। दो है जो IMF जो विश्व मुद्रा कोष है, वहां से प्रश्न ज़्यादा आता है। तो उनको एजेंसियों को दो देखेंगे डिटेल से। इसको देखना भी इतना अनिवार्य नहीं था, लेकिन वर्तमान में चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 22 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। विधिवत स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। इसके अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। सदस्य देश 191 है। 191वां लिकोस्टेनी है, याद रखना। और स्थापना के समय कितने देश थे? 29 देश ही थे, याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक समन्वय, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त के सहयोग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना। यानी कि ये क्या करता है पता है आपको? मुद्रा कोष जो IMF जितने भी भारत में या पूरे विश्व में जो आर्थिक संकट से देश गुजर रहे हैं, उनको अल्पकालीन, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बिल्कुल कम समय के लिए ऋण देना या पैसा देना, आर्थिक व्यवस्था देना या वित्तीय सहायता देना। वित्तीय जो संकट आ चुका उसको उबारने के लिए ये ऋण देता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। वर्ल्ड बैंक ये प्रथम है। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक का थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो है ना विश्व बैंक भी देता है ऋण, लेकिन कितना देता है? ये दीर्घकालीन के लिए देता है। दीर्घकाल यानी कि लंबे समय के लिए ऋण देता है विश्व के सभी देशों को। हमारे भारत में भी जो सड़कें बनी है ना, सड़कों के लिए कौन दे रहा है? विश्व बैंक दे रहा है। और जल जो है ना, प्रधानमंत्री जल मिशन योजना है ना, उसके अंदर भी विश्व बैंक ही दे रहा है। और वर्ल्ड बैंक से हमारा भारत जो ऋण लेने वाला प्रथम देश बन गया है, विश्व में सर्वाधिक ऋणदाता बन गया है। कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, किससे? वर्ल्ड बैंक से। और दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, जिसका कर्ज वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा है। और अब जो सभी देशों में, जो पूरे विश्व में जो कर्जदाता, भारत प्रथम स्थान पर आ चुका है। ये RBI की रिपोर्ट है, मार्च 2026 में रिपोर्ट जारी की है। 76,662.8 अरब डॉलर का कर्ज भारत पर है। ये मार्च 2026 की RBI की रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड बैंक से भी नहीं है, IMF से भी नहीं है, यानी कि सभी संस्थाओं से जितना कर्ज, जापान से लो, चाहे बाहर विश्व बैंक से लो, चाहे IMF यानी कि इंटरनेशनल मुद्रा कोष है ना, फंड, वहाँ से लो, जहाँ से लिया। लेकिन भारत आजकल 2026 में विश्व में सर्वाधिक कर्जदाता देशों में प्रथम स्थान पर है। पिछले साल की तुलना में $26.3 अरब बढ़ा, यानी कि वो कर्ज। GDP का जो मार्च 2025 में कितना था? 19.8 था, जो मार्च 2026 में 20.8% हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा कितना है? $24.4 बिलियन कर्जा भारत का है वर्ल्ड बैंक से। विश्व बैंक ज़्यादातर हमें भारत में सहयोग करता है सड़कें बनाने में, ग्रामीण सड़कें, शहरी सड़कें, जल मिशन योजना जो भी होती हैं, वहाँ पर भी विश्व बैंक का ज़्यादातर सहयोग होता है। ADB का भी होता है, विश्व बैंक का सर्वाधिक है। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि जल जीवन मिशन किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक के सहयोग से चल रहा है। जो केंद्र सरकार की योजना चलती है ना, ज़्यादातर विश्व बैंक या ADB बैंक के सहयोग से ही चलती है। और जब मैं आपको MSME वगैरह कुछ नीति या उद्योग से कभी पढ़ाऊंगी तो आपको आराम से समझाऊंगी। सचिवालय का जो वर्णन है वो कौन से अध्याय में? 15 अध्याय में। आर्टिकल 97 से 101 पर है। और इसका प्रशासनिक मुख्य क्या होता है? महासचिव। इसको तो आप इतने ही देखना कि जो हमारे राजस्थान में जो सचिव होता है ना, सुधांश पंत, अभी वर्तमान में सचिव कौन है वो आप मुझे बताना, लेकिन सुधांश पंत तक मुझे भी याद है। तो वो जो मुख्य सचिव होता है वो प्रशासनिक प्रमुख होता है। जो कलेक्टर जो होता है, जिला कलेक्टर लेवल से जो हाई लेवल पे जो जिला कलेक्टर होता है ना, उसी तरह से राज्य लेवल पर होता है। वो मुख्यमंत्री को भी सलाह देता है, मंत्रियों को भी सलाह देता है। उनकी जो स्क्रिप्ट होती है ना बोलने की, वो भी सारी लिखता है, सबको सलाह भी देता है। मुख्यमंत्री हो चाहे वो खुद सचिवों का जो भी कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं, कार्यों का जो योजना जो को बनाते हैं ना, क्रियान्वयन वही करते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। बाकी ये तो क्या करते हैं, ये हर कोई ये नहीं कि घोषणा कर देते हैं मंत्री वगैरह, तो सारा काम तो महासचिव का ही होता है। उसी तरह से UNO में भी एक सचिवालय होता है। वर्तमान में है जो एंटोनियो गुतेरस है, पुर्तगाल के हैं। 2017 से 31 दिसंबर 2026 को इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे जब वो बनेगा 26 में एंड तक, दिसंबर तक, तो मैं आपको वापस से न्यूज़ दे दूंगी। नियुक्ति इनकी 1996 में विश्व मूर्ति गाइडलाइन के से सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। यानी कि ये कहते हैं कि इनकी जो नियुक्ति होती है ना, किसकी? सचिवालय के जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। वो किसके आधार पर की जाती है? विश्व मूर्ति गाइडलाइन होती है और सुरक्षा परिषद की सलाह पर कौन करता है? महासभा द्वारा नियुक्ति की जाती है। इनकी सलाह ली जाती है, महासभा द्वारा की जाएगी।
जिस तरह से मुख्यमंत्री से सलाह लेते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। हमारे जो राजस्थान से अगर हम समझे तो इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव कार्यकाल कितना होता है? ये महासचिव जिनका कार्यकाल अभी 2023 में इनका क्रम पूछा था, मैंने बताया था आपको, नहीं बताया देख लेना, एमसीक्यू वापस से बता दूंगी। ट्रिगवेली जो नॉर्वे के थे 46 से 52 तक। प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे डेग हैमरसोल्ड जो 1953 से 61 तक थे। इनको पहला शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। यू थॉट ये म्यांमार के थे, 61 से 67 तक थे, सॉरी 61 से 71 तक थे। मैंने एक ही लिख दिया, 7 लिख दिया, एक लिखा ही नहीं। ये प्रथम एशियाई थे। और डॉक्टर बुतरस खानी ये मिस्र के थे, 92 से 1996 तक थे। यानी कि जो परीक्षा में आते हैं ना वो ही मैंने लिखे हैं। परीक्षा के अकॉर्डिंग फालतू में पूरा याद करने की जरूरत नहीं, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। कोफी अनान का तीसरी बार परीक्षा में प्रश्न आया है। घाना के थे, 1997 से 2007 तक। ये सेकंड ग्रेड में आया, 2006 तक थे। सेकंड ग्रेड में 2019 में प्रश्न आ चुका है। क्योंकि अभी डेग हैमरसोल्ड जो है ना, ये पुरस्कार किसको दिया गया है? अभी दिया गया हमारे भारत के जो लोग हैं, अभी मैं बताऊंगी। जो 2023 में इनको शांति का पुरस्कार दिया गया है। और कोफी अनान, इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जो सचिवालय के अध्यक्ष थे डेग हैमरसोल्ड और कोफी अनान। पहले डेग हैमरसोल्ड बने थे 1953 से 61 तक, उसके बाद बने थे कोफी अनान जो 97 में बने थे। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, यूएनओ के कार्यों का रिकॉर्ड रखना। यूएनओ के संगठनों एजेंसियों द्वारा बनाए गए कार्यक्रम और नीतियों को हमारे यहाँ क्या होता है, जितने भी कार्यक्रम और नीतियाँ जो बनाती है ना राज्य सरकार मुख्यमंत्री वगैरह मंत्रीगण, उन वो क्या करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, लेकिन उनको रिकॉर्ड वगैरह कौन रखता है? कलेक्टर जो रखता है ना, सॉरी सचिवालय के जो मुख्य सचिव होता है ना वो रखता है। उसी तरह से ये सचिवालय के पास सारे रिकॉर्ड रहते हैं। कार्यसीमा नहीं है, लेकिन कोई भी उससे अब तक 2 बार नहीं बना है। यानी कि सचिवालय में जो भी अध्यक्ष है ना, अब तक 2 बार कोई नहीं बना है। और यहाँ भारतीय भी कोई नहीं बना है, याद रखना सचिवालय में। न्यास परिषद, न्यास परिषद राष्ट्र संघ की मैंडेट व्याख्या के स्थान पर न्यास पद्धति का ग्रहण किया गया। रूस, चीन तथा फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य जिनके पास शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है, यानी कि इनके पास कोई नहीं है। न्यास परिषद का अर्थ क्या होता है पता है? जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था, उसी तरह से वर्ल्ड में कई, पूरे विश्व में ऐसे कई देश थे जो औपनिवेशिक थे, एक दूसरे राष्ट्र पे अधिकार किए हुए थे। उन सबको आज़ाद कराना, स्वतंत्र कराना इसका कार्य था। लेकिन अब कोई भी नहीं है इतना आज़ाद, यानी कोई भी नहीं है इतना जो कैसे एक दूसरे पे अधिकार, जिस तरह से हमारे यहाँ अंग्रेज चले गए, अमेरिका भी आज़ाद, फ्रांस भी आज़ाद, अफ्रीका के 11 देश थे कौन से अभी स्वतंत्र हुए हैं, तो वो भी मैं बताऊँगी। और इसीलिए था, तो अभी इसके वर्तमान सदस्य 12 हैं। अब ये काम नहीं कर रहा है, यानी कि निष्क्रिय, कार्यरत है, यानी कि समाप्त नहीं हुआ लेकिन निष्क्रिय, क्योंकि अभी कोई देश किसी का गुलाम नहीं है ना। अगर कोई गुलाम है तो उसको छुड़ाने के लिए ये सारे कार्य किया जाता है। नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशांत द्वीप पलव के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है। समाप्ति होगा क्योंकि अगर कोई गुलाम है तो उसको छुड़ाने के लिए कार्य किया जाता है, उसके हित में कार्य किया जाता है, उनकी यहाँ शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए कार्य किया जाता है। अभी कोई है ही नहीं औपनिवेशिक देश, तो कहाँ से ये कार्य होगा? ये निष्क्रिय है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। यूएनओ में भारत की भूमिका, अब इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फोन बहुत गर्म हो चुका है रहा है। अभी 2-3 पेज रहे तो अभी पूरा एक वीडियो में तो होगा ही नहीं, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा कर लूँगी आपको। और मैंने कहा 2025 में जो दिया ना, कौन सा पुरस्कार दिया है वो मैं बताऊंगी अभी, कि डेग हैमरसोल्ड पुरस्कार दिया गया है भारतीय लोगों को। एक परमवीर चक्र भी दिया गया, मरणोपरांत किसको दिया गया है 2022-23 में, वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो फ़ोन वैसे भी यहीं बंद हो जाएगा, पूरा वीडियो भी एडिट नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।